देखिए, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी से आगे बढ़ते हैं। हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र H। चुंबकीय क्षेत्र का काम होता है पदार्थ के अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करना। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसी भी पदार्थ के अणुओं को अपने हिसाब से, अपने आधार पे व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। दूसरा है तापीय ऊष्मा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KT से। तापीय ऊष्मा ताप पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे इसका काम होता है अणुओं को डिस्टर्ब करना और अगर व्यवस्थित है तो उनको अव्यवस्थित करना। तो दोनों विपरीत काम करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? अणुओं को व्यवस्थित करके एक दिशा में अलाइन करने का काम कर रहा है, जबकि तापीय ऊष्मा ये अणुओं के कंपन को बढ़ा के इसको डिस्टर्ब करके इनके अलाइनमेंट को गड़बड़ाने का काम करता है। ठीक है, ये दो बल। तीसरा, आणविक चुंबक का। अब थोड़ा सा पहले का देख लें। हमने पहले से जाना हुआ है कि किसी अणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण दो चुंबकीय आघूर्णों पर निर्भर करता है। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जब कक्षक और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मध्य या ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित नहीं करते, तब ऐसी परिस्थिति में सामान्य L और S के मान को जोड़ देने पर हमको क्या मिलता है? मान प्राप्त हो जाता है। आवाज आ रही ना मेरी? निशा, मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो आपके साइड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, शायद मेरे साइड भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को प्रभावित न करें तो सरल L प्लस S करने से हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान मिल जाता है। इसको हम LS युग्मन या रसेल सांडर्स युग्मन के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर कक्षक चक्रण युग्मन और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को थोड़ा बहुत असर डालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक ज्यादा जटिल युग्मन होता है जो एक नवीन क्वांटम अंक को जन्म देता है, जो J के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखिए कि LS युग्मन के अनुसार प्रत्येक अणु या आयन के लिए एक मूल पद संकेत दिया जाता है। मूल पद संकेत, इस मूल पद संकेत का सूत्र है 2s प्लस 1, जो कि L की घात में होगा और J नीचे होगा। अब यहां हम एक एक चीज को समझेंगे। S यहां पर है कुल चक्रण क्वांटम अंक। टू एस प्लस 1 को हम कहते हैं बहुता। बहुता का मतलब है कुल दिए गए चक्रण क्वांटम अंक को कितने तरीके से विन्यासित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है L, कुल कक्षक क्वांटम अंक। या द्विगंशी क्वांटम अंक, आप जानते हैं द्विगंशी क्वांटम अंक। और यहां पर यह ध्यान रखें कि L का मान अगर 0 होगा तो उसके लिए जो संकेत हम यूज करेंगे
वो करेंगे कैपिटल एस, एक होने पर यूज करेंगे पी, दो होने पर यूज करेंगे डी, तीन होने पर यूज करेंगे एफ, चार होने पर यूज करेंगे जी। इसी तरीके से जे क्या है? जे है परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम अंक। परिणामी कोणीय संवेग या सिंपल परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम अंक या परिणामी आंतरिक क्वांटम अंक भी कहा गया है। तो इतनी चीज। अब गणना कैसे करेंगे? आप किसी दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मूल पद की गणना कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p2, तो आप क्या करेंगे? p कक्षक बनाएंगे और इसमें ऊपर मान ऋण से शुरू करके धन की ओर न करके धन से शुरू करेंगे, यानी m का मान जो चुंबकीय क्वांटम अंक का मान है वो धन से शुरू होगा। तो बीच वाला 0, इस साइड का +1 और इस साइड का -1। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 1 2 भर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल में। अब आपको निकालना है L का मान। तो L बराबर होगा, कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन है हमारा आयुग्मिक? एक +1 में है, धन कर दो, एक 0 में है, कुल मान निकला 1। और जब L का मान 1 होता है तो P इसका संकेत होता है। कुछ लोग शायद डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार देखिए, बार बार आप स्क्रीन को टच नहीं करें। आपका अगर डिस्टरबेंस चल रहा है तो वही इंटरनेट से है। और माइक बंद कर लेंगे, है ना खुशबू, निशा, खुशबू, इन लोग का डिस्टर्ब चल रहा है। खैर, अब हम S निकालेंगे। कुल क्वांटम अंक निकालने का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बटा 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 बटा 2 बराबर आ गया 1। ठीक है, इसके बाद बहुपता निकालेंगे हम। बहुपता का सूत्र है चक्रा बहुपता। एक्चुअल में सिर्फ बहुपता शब्द ठीक नहीं है, हम लिखेंगे चक्रा बहुपता। तो 2s + 1, s का मान 1 है, s की जगह पर रख दो 2 गुणा 1 धन 1 बराबर 3। तो हमारा जो पद संकेत हुआ आधा मिल गया। पद संकेत बराबर है 2s + 1 L। L की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? P, और 2s + 1 का मान है 3, तो ये आ गया पद संकेत। इसके बाद आपको अगली चीज निकालनी है J का मान। J बराबर होता है L धन या ऋण S। तो एक बार L और S को जोड़ेंगे, एक बार L में से S को घटाएंगे। तो पहले करते हैं L + S। ये है L का मान 1, S का मान 1, 1 धन 1 बराबर 2। दूसरी बार L - S करेंगे, यानी 1 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे J के 3 मान आएंगे। 0 से शुरू करेंगे, 0, उसमें 1 जोड़ेंगे हम। देखो ये L - S क्या बताता है? न्यूनतम मान को। और L + S क्या बताता है? अधिकतम मान को। तो न्यूनतम से अधिकतम तक पहुंचना है, न्यूनतम में 1 जोड़ के। तो 0 में 1 जोड़ो तो क्या आएगा? 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 2, पहुंच गए। कुल कितने मान हैं? 3 मान हैं। तो अब यहां पद संकेत को 3 रूपों में लिखा जा सकता है। 3p, नीचे J का मान 0,
3p1 3p2। ठीक है, तो इस तरीके से आप पद संकेत निकाल सकते हैं दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। क्रम से बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसकी तुलना करें। पहली स्थिति, स्थिति 1, जब KT की तुलना में ऊर्जा स्तर का अंतर का मान कम है। जब KT ज्यादा है ऊर्जा स्तरों में अंतर से, यानी कि J की ऊर्जा स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है, J के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर है। जब यह अंतर बहुत कम होता है तो J के अलग अलग मानों का कोई तात्पर्य नहीं होता। ऐसे में L यानी कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और L मतलब कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और S मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जब ये ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफेक्टिव, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण सीधा सीधा हम सरल सूत्र से दे देंगे L+1 प्लस N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। एकदम सरल। यहां कुछ और बातों को एक्सप्लेन भी किया गया है और वो एक्सप्लेनेशन है कि इस समीकरण का उपयोग सबसे पहले प्रथम श्रेणी के तत्वों के प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण की गणना में किया गया। वहां यह देखा गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में कक्षक आघूर्ण यानी कि कक्षक द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व का मान बहुत कम उनके विद्युत क्षेत्र के कारण संकुचित हो जाता है। तो कक्षकों का विद्युतीय क्षेत्र कक्षक के चुंबकीय क्षेत्र को दबा देता है, खत्म कर देता है, एक तरह से लगभग नगण्य कर देता है। तो ऐसे में प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए ये मान का कोई मतलब नहीं, तो ये लगभग खत्म हो गया। तो म्यू इफेक्टिव केवल क्या बचता है आपका, म्यू एस के बराबर, और म्यू एस का मान सिर्फ इतने से दे सकते हैं N+2। लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में कक्षकों के विद्युतीय क्षेत्र उनके चुंबकीय आघूर्ण को दबा नहीं पाते। ऐसे में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए ये सूत्र सही है। प्रथम में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रथम में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मान उसके विद्युतीय क्षेत्र द्वारा क्वेंच कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, संकुचित कर दिया जाता है। तो पहली चीज, जब KT का मान ऊर्जा स्तरों के अंतर से बहुत अधिक है तो JJ के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान इस सूत्र से देंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मान नगण्य होगा, इसलिए ऐसे देंगे। द्वितीय के लिए कंप्लीट। अब आते हैं KT की तुलना में अगर ऊर्जा स्तर का मान उल्टा करो, यानी KT कम है और ऊर्जा स्तरों में अंतर अधिक है, जब ऊर्जा स्तर में अंतर अधिक है यानी J ऊर्जा स्तरों में अंतर ज्यादा है, दूरी अधिक है। दूरी अधिक होने पे अब इनके मान को हम नगण्य नहीं मान सकते। ऐसे में
इनके मान को नगण्य न मानने पे कुछ नई घटनाएं होती हैं। म्यू इफेक्टिव जो है, अब ये दर्शाया जाता है म्यू जे से, और म्यू जे का जो सूत्र दिया है वो दिया हुआ है आपका जी अंडर रूट जे जे प्लस 1 यहां जो जी है उसका मान क्या है? माइक बंद कर देंगे बेटा आप लोग, है ना, जो भी माइक चालू कर रहे हैं वही डिस्टर्ब हो रहा है। 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j j प्लस 1। ये सूत्र है। जब इस g का मान यहां रखा गया, समीकरण में मान रख दें, तो हमको म्यू j प्राप्त हुआ, और म्यू j जो है वो है 1.5 यानी 3/2 धन जे 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 वाला कंप्लीट हो गया। आपको बचेगा एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2j जे प्लस 1। मान रखने पर ये प्राप्त, यानी जटिल हो जाता है जब तापमान का मान या केटी या तापीय ऊष्मा का मान जे ऊर्जा स्तरों की तुलना में कम हो या जे ऊर्जा स्तर का अंतर ज्यादा होता है, तब इसका चुंबकीय आघूर्ण सामान्य एलएस युग्मन से नहीं दिया जाता, तब जटिल जे जो हमने गणना की थी उससे दिया जाता है। उसका सूत्र क्या है? ये है इसका सूत्र। ठीक है, कुछ छोटे से सूत्र और हैं वो देख सकते हैं आप, मैं बताता हूं इसी में। अब यहां देखें कि ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए मेन है। अगर आप द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए निकालें तो इसी का मान द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए काई पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय आघूर्ण जो है या सुग्राहिता, ये बराबर होता है n म्यू स्क्वायर अपॉन 3kT। अब यहां n एवोगैड्रो संख्या है, म्यू चुंबकीय आघूर्ण का मान है, k बोल्ट्जमैन स्थिरांक है और T तापमान है। मापी गई चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है मोलर चुंबकीय सुग्राहिता, ये दो मानों का योग होती है काई P प्लस काई डायमैग्नेटिक। किसी भी अणु की आणविक चुंबकीय सुग्राहिता उसके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय सुग्राहिताओं का योग होती है। इसके बाद अगर आप इसको संशोधित कर दें तो म्यू की जगह म्यू इफेक्टिव लिख सकते हैं। क्यूरी समीकरण छोटा सा है, एक्चुअल में ये सब बीएससी फाइनल में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ छोटा छोटा उठा उठा के दे दिया है। क्यूरी ने बताया कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ का लौह चुंबकत्व, यानी जब पदार्थ बहुत तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होता है, अगर आप उसको गर्म करें तो एक निश्चित ताप पर उसकी बहुत तेजी से चुंबक पे आकर्षित होने की क्षमता खत्म हो जाती है, अब वो धीरे से आकर्षित होता है। यानी कि चुंबकीय सुग्राहिता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व घटता है। तो काई m व्युत्क्रमानुपाती है ताप के, काई m बराबर आप लिख सकते हैं C अपॉन T। यही है क्यूरी का समीकरण। बाद में वीज नाम के एक साइंटिस्ट ने
कहा कि भाई सिर्फ ताप पे नहीं, एक और चीज पे निर्भर करती है जिसको बीज नियतांक नाम दिया गया। तो इन्होंने सूत्र दिया C/T माइनस थीटा। थीटा जो है ये बीज का नियतांक है, बीज नियतांक, और C क्या है, क्यूरी नियतांक। चलिए ये सब तो हो गया। गाय की चुंबकीय सुग्राहिता मापने की विधि। अब आपको जानना है कि अगर आपको कोई पदार्थ दे दिया गया और बोला भाई बताओ ये कितना चुंबकीय है, कैसे पता लगाओगे कि इसमें चुंबकत्व की मात्रा या चुंबकीय सुग्राहिता कितनी अधिक है? तो इसका पता लगाने के लिए एक सरल विधि का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको कहते हैं गाय की विधि। मैं प्रयोग बता रहा हूं, फिर सूत्र बताऊंगा आपको। प्रयोग बेहद सरल है। हम क्या करते हैं, एक तराजू ले लेते हैं जो अचुंबकीय पदार्थ के ऊपर फिट है, यानी लकड़ी के ऊपर फिट है। मान लो एक तराजू है, इस तराजू के एक पलड़े में वजन रख सकते हैं हम। ये कांटा है जो कि मेजर करेगा। इस दूसरे सिरे से एक ट्यूब लटका हुआ होता है, और ट्यूब के ठीक नीचे विद्युत चुंबक लगाया जाता है। यह है विद्युत चुंबक। अब हमने हमारे ट्यूब में कुछ पदार्थ को भर लिया, और पदार्थ को भर के जब पदार्थ रहा तो ये पलड़ा झुकेगा। अभी चुंबक चालू नहीं है, चुंबक बंद है। आप पदार्थ को तौल लेते हैं, पदार्थ को बैलेंस कर लिया आपने, बराबर बीच में आ गया। अब आप चुंबक चालू करो, तो अगर पदार्थ चुंबकीय होगा तो स्वाभाविक तौर पे नीचे की ओर आकर्षित होगा, चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसका वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब आपको फिर बाट चढ़ाना पड़ेगा और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले द्रव्यमान जितना था, बाद में उसका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा प्राप्त होगा चुंबक की उपस्थिति में। तो आप पाएंगे जो द्रव्यमान में अंतर आया वो है डेल एम। अच्छा, चुंबक के लिए चुंबक ट्यूब की जो लंबाई है वो है एल। ट्यूब के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है ए, और बाह्य क्षेत्र शक्ति, बाह्य चुंबक की क्षेत्र शक्ति जो है वो है एच। तो चुंबकत्व गणना करने के लिए जो सूत्र आपको प्रोवाइड किया गया है, अच्छा इस सूत्र के बारे में भी डिस्कशन जो है वो बीएससी फाइनल में ज्यादा डिटेल में है, आपके में केवल हल्का फुल्का बता रहा है। ये है काई जी इक्वल्स टू एच स्क्वायर ए ब्रैकेट काई वी माइनस काई वी आर बटा 2। तो एच ए बता दिया गया कि ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता है, काई भी हमारे पदार्थ का की आयतन सुग्राहिता है, पदार्थ की आयतन सुग्राहिता, आयतन पर निर्भर चुंबकत्व। और काई वी आर जो है ये संदर्भ पदार्थ, एक पदार्थ से तुलना करेंगे जिसका मान हमको ज्ञात होता है, संदर्भ की आयतन सुग्राहिता। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा सरल फार्मूला है, दूसरा सरल फार्मूला है काई एम इक्वल्स टू, आप देखेंगे यहां 2L गुणा भार में अंतर बटा एच स्क्वायर गुणा
प्रारंभिक भार, इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और इसमें अणुभार का गुणा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप आणविक चुंबकीय सुग्राह्यता की गणना कर लेंगे। यह है गाय की विधि। इसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है स्पेक्ट्रल गुण। आप जो अभी पढ़ रहे थे संक्रमण श्रेणी के रसायन में, आप इनके स्पेक्ट्रल गुणों के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। जब हेक्साइक्लो टाइटेनियम +3, यहां पर टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो स्पेक्ट्रम में हमको सिर्फ एक रेखा मिली 20,000 प्रति सेंटीमीटर पर। यह तरंग संख्या है, ठीक है ना? और यह अवशोषकता है। तो सबसे ज्यादा अवशोषण जो उसने किया प्रकाश का, वो 20,000 पे किया। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व यानी टाइटेनियम के डी कक्षकों की ऊर्जा में कितना अंतर है। देखिए, हम यहां निकालते हैं कि जब 20,000 प्रति सेंटीमीटर दृश्य के क्षेत्र में, तो इसको हम जब तरंग दैर्घ्य में बदलते हैं तो तरंग दैर्घ्य है इसका 5,000 एंगस्ट्रॉम। 5,000 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन हमको तो इससे मतलब है, हम क्या करते हैं कि ऊर्जा निकालते हैं। 1 प्रति सेंटीमीटर की ऊर्जा बराबर होता है 2.85 गुणा 10⁻³ किलो कैलोरी 1 प्रति सेंटीमीटर का। हमारे पास कितना है? 20,000 प्रति सेंटीमीटर है। तो गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा 20,000 गुणा 2.85 गुणा 10⁻³ तो इसको हल करने पर आता है 57 किलो कैलोरी। इसका मतलब टाइटेनियम के D1 अवस्था में इसके डी कक्षकों की ऊर्जा, जो डी कक्षक टूट जाते हैं P2G और EG में, उनकी ऊर्जाओं का अंतर 57 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में त्रिविम रसायन, इनकी संरचनाओं के बारे में देखा जाए तो अलग अलग यौगिक अलग अलग तरह से संयोग करके विभिन्न संरचनाएं बनाता है। जैसे जर्कोनियम 7 उपसहसंयोजकता में पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना, हाफनियम भी पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो इस तरीके से 7 8, अगर 7 है तो पंचभुजी द्विपिरामिडी या विकृत पंचभुजी द्विपिरामिडी बनेगा। 8 है तो वर्ग प्रतिप्रिज्म बनेगा, और या फिर आपको मिल जाएगा 10 फल की संरचना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मूल बात इसमें फिर से वही आएगी कि आपसे जो प्रश्न ज्यादातर पूछता है वो पूछता है प्रथम संक्रमण श्रेणी तथा द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुणों में तुलना कीजिए। या कभी कभी पूछ लेता है H2O टाइटेनियम हेक्साइक्लो टाइटेनियम के चुंबकीय गुण की व्याख्या कीजिए। या कभी कभी पूछ लेता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल पद कैसे निकालेंगे, तो एक आध उदाहरण दे सकता है। तो आज के लिए यहां तक, बाकी फिर नेक्स्ट कल देखेंगे।